देहरादून में सड़क पर उतरी कांग्रेस, राजभवन कूच कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रहे हैं कार्यकर्ता। और आपको बताएं कि कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन की तरफ कूच कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजभवन कूच करने का ऐलान पहले से किया गया था और देखिए बिल्कुल अपनी प्लानिंग के तहत कांग्रेस आगे की तरफ बढ़ती हुई कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन की तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता कूच कर चुके हैं। और आपको बता दें कि ईडी से जो लगातार ईडी जो राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है उसी को लेकर ये नाराजगी है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं। इससे पहले भी अलग अलग तरीकों से विरोध जाहिर किया गया है। राजभवन की तरफ अब कांग्रेस के कार्यकर्ता कूच कर रहे हैं। मेरे सहयोगी रवि इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्या तस्वीरें वहां पर है, दिखाइएगा और बताइए कौन कौन वहां पर पहुंचा है। बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस आज राजभवन कूच सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कर रही है। और यहाँ पर राजभवन से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले अगर हम बात करें तो ये हाथीबड़ कला है जहाँ पर तमाम कांग्रेसियों को रोका गया है। सामने आप देखेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में ये पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा है, उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश भी हैं और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी भी हैं। तमाम बड़े नेता हैं और कार्यकर्ता हैं। लेकिन देखिए किस तरीके का पूरा गहमा गहमी का माहौल है, क्योंकि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से राजभवन जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग लगाई है, उनको रोक दिया है। काफ़ी नोकझोंक हुई है जो अभी भी लगातार जारी है। लगातार इसी तरीके की जो है कांग्रेस कल का बात करें तो कल भी पूरे जिलों में इस तरीके का प्रदर्शन करेगी, लेकिन आज पूरे देश में इस तरीके के राजभवन कूच का प्रदर्शन कांग्रेस का है। देखिए कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं खास तौर पर वो इस वक्त जो है बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं। और आप ये भी देखेंगे कि जो नीचे जो कार्यकर्ताओं और पुलिस की जो धक्का मुक्की है, जो नोकझोंक है, वो लगातार जारी है, क्योंकि कार्यकर्ता कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ से आगे जाना चाहते हैं, राजभवन कूच करना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें तकरीबन 1 किलोमीटर पहले हाथीबड़ कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है। लेकिन आज कांग्रेस के चाहे हम युवा विंग की बात करें, तमाम और नेताओं की बात करें, तो वो यहाँ पर एक बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और लगातार पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस उनको काबू करने की कोशिश कर रही है। पूरी तरीके से पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि ये पहले ही अनुमान था कि कांग्रेस की जो भीड़ है वो ज़्यादा हो सकती है और ऐसे में पुलिस के द्वारा पूरे इंतजाम किए गए हैं। अगर आप आगे देखेंगे, क्योंकि जो बड़े नेता हैं वो ऊपर चढ़े हुए हैं और इससे आगे जो है पानी का जो टैंकर है वो भी लगाया गया है, तो ऐसे में अगर बहुत ज़्यादा उपद्रव होता है, बहुत ज़्यादा अगर भीड़ को काबू नहीं होता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर उसका भी इस्तेमाल जो है पुलिस को करना पड़े। तो ऐसे में अभी जो बड़े नेता हैं, हालांकि उनके द्वारा ये कहा गया कि वो तमाम लोगों को यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर आए हैं वो यहाँ पर बैठ जाएं और बैठ कर प्रदर्शन करें, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि किस तरीके से एक बड़ी नोकझोंक आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हो रही है। जी रवि, यहाँ से राजभवन कितनी दूरी पर है? जी बिल्कुल जी, देखिए तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी है जो यहाँ से राजभवन की है। लेकिन इसी वजह से पहले ही तमाम लोगों को रोका गया। जब कांग्रेस मुख्यालय में 10:30 बजे के बाद भीड़ बिखरनी शुरू हुई थी, पुलिस ने यह भी कोशिश की थी कि जो कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है वहाँ पर तमाम कांग्रेस के नेताओं को रोक दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी और यही वजह रही कि कांग्रेस के तमाम लोग वहाँ से पैदल यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचे। लेकिन अब आगे सुरक्षा के लिहाज से उनको रोकना ज़रूरी था और यही वजह है कि 1 किलोमीटर पहले राजभवन से कांग्रेस के तमाम नेताओं को यहाँ पर रोका गया है। यहाँ पर कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी थे, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा का सत्र चल रहा है और यही वजह है कि वो यहाँ से चले गए। लेकिन अभी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है और कांग्रेस की मांग है कि जिस तरीके से ईडी द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ की गई और जो कल का मसला रहा, कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में वहाँ के नेताओं के साथ, वहाँ के स्टाफ के साथ मारपीट की गई, पुलिस द्वारा बर्बरता की गई, लाठीचार्ज की गई। इस तरीके के गंभीर आरोप हैं और यही वजह है कि कांग्रेस आज भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार मुखर है और ईडी की पूछताछ को भी कांग्रेस विपक्ष की आवाज़ दबाने का नाम दे रही है। अभी जो कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उनके ही नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। राजभवन कूच का कार्यक्रम रखा गया था और पुलिस के द्वारा अब उनको यहाँ पर पहले रोक दिया गया है। जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर देखिए आप, क्योंकि जो आसपास के थाने हैं 3 से 4 SHO यहाँ पर मौजूद हैं, 3 CO मौजूद हैं, SP सिटी मौजूद हैं और तमाम जो पुलिस की फोर्स है वो मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि तमाम कार्यकर्ताओं को मनाया बुझाया जाए और यहीं पर अगर बैठ जाएं तो यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष संबोधन करें, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि NSUI और जो कांग्रेस यूथ कांग्रेस है उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं और यही वजह है कि कार्यकर्ता यहाँ से आगे जाना चाहते हैं। लेकिन एक जिस तरीके से कांग्रेस
का जो एक बड़ा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और एक बड़ा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काफ़ी संख्या कांग्रेस की जो है देखने को मिल रही है। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, झंडे डंडे लेकर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे उनसे कहाँ क्या है। बताइए भाई साहब, यहाँ आए हैं, किस तरीके का विरोध है आप? हमारा विरोध जैसा वो देख रहा है सरकार के खिलाफ है, ईडी के खिलाफ है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी को ईडी के लिए बुलाया है, जबकि जांच ईडी के लिए उनकी होनी चाहिए जो हिंदुस्तान से छोड़ के भागे हैं, जिनके ऊपर देश का पैसा। बताइए क्या नाराजगी है, कहाँ से आए? हम हरिद्वार से आए हैं। हमारी नाराजगी है कि लोकतंत्र को बिल्कुल कतई खत्म करा जा रहा है। भाजपा सरकार अपनी मनमानी कर रही है देश में बेरोजगारी को लेके। लेकिन भाजपा कह रही है कि अगर सवाल है तो जवाब दे दीजिए, इसमें लोकतंत्र की हत्या कहाँ हो रही है, आपका क्या कहना है इसमें? लोकतंत्र की हत्या तो हर जगह हो रही है। मतलब लोग मांगते रोजगार है और दिया जाता है उन्हें लड़ाई झगड़ा। मतलब जगह जगह पे ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसे तो लोग देख ही रहे हैं। मतलब लोकतंत्र बिल्कुल कतई खत्म कर रही है सरकार। चलिए, काफी लोग यहाँ पर आए हैं जी। और रवि लेकिन अब स्थिति वहाँ पर क्या समझ आ रही है? क्या यहीं पर जहाँ पर रोका गया है यहीं पर अब प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता, या फिर आगे बढ़ने का प्लान समझ आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की तैयारियों को देखा जाए तो यहाँ से आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि ये एक बैरिकेटिंग है जो इस वक्त स्क्रीन पर है, लेकिन इसके आगे एक बैरिकेटिंग और भी है जो लगाई गई है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर ज़्यादा प्रदर्शन होता है तो और ज़्यादा फोर्स मंगाई जाएगी, लेकिन इससे आगे राजभवन है। आज तक जितने भी, चाहे मुख्यमंत्री आवास भी इसके आगे ही है, तो ऐसे में राजभवन कूच हो या मुख्यमंत्री आवास कूच हो, आज तक कोई भी प्रदर्शन इसके आगे नहीं गया है। और ऐसे में पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी कि तमाम लोगों को यहीं पर रोक दिया जाए। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अब कार्यकर्ता यहाँ पर बैठ जाएं, वो अपना संबोधन करें और किस तरीके से जो ये प्रदर्शन है, अपना विरोध है, उसको बैठकर जताएंगे। लेकिन लगातार कार्यकर्ता अभी भी पुलिस के साथ जो नोकझोंक है, जो धक्का मुक्की है, उसे आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो चाहे महिला कार्यकर्ता हों वो भी ऊपर यहाँ पर चढ़ी हुई हैं। और आप देखिए कि जो विधायक हैं वो यहाँ पर हैं। भुवन कापड़ी जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण महरा मौजूद हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना मौजूद है। यहाँ पर अगर बात करें तो विधायक हरिद्वार ग्रामीण से हरीश रावत की जो बेटी भी हैं अनुपमा, वो यहाँ पर बैरिकेटिंग पर आप देख सकते हैं, वो मौजूद हैं। तो एक तरफ विधानसभा सत्र के भीतर ठीक है रवि, यहाँ पर जोरदार हंगामा सड़क पर हो रहा है, लेकिन देखना होगा कि आगे अब तस्वीरें क्या बनती है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब और खबरों की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है और सत्र के तीसरे दिन स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ ही सहकारिता और वन विभाग के सवाल लगाए गए हैं, जिन सवालों के जवाब विभागीय मंत्री धन सिंह रावत और वन मंत्री सुबोध उनियाल को देने हैं। मगर विपक्ष की तरफ से आज जिला विकास प्राधिकरण का मुद्दा भी विधानसभा सत्र में उठाया जा रहा है। इस मुद्दे को कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी ने सदन में नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की। मनोज तिवारी का कहना है कि विकास प्राधिकरण की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। और आपको बताएं कि सत्र का तीसरा दिन है। विपक्ष आज कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन सबसे अहम जो विषय है वो आज है जिला विकास प्राधिकरण का। ये विषय आज मनोज तिवारी जो कांग्रेस के विधायक है वो लेके आ रहे हैं। 310 पर इसकी चर्चा की मांग करेंगे। क्या इसमें टेक्निकल फॉल्ट है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं तिवारी जी। किस तरह की प्रॉब्लम है विकास प्राधिकरण को लेकर? सरकार ने कहा था कि स्थगित कर दिए गए हैं, तो क्या इसमें विषय है? देखिए, कई ऐसे ज़िले हैं, 13 के 13 ज़िलों में, कई ज़िलों में ये जिला स्तरीय प्राधिकरण लागू था, लेकिन उसके पश्चात जब प्रदेश में सरकार आई तो उन्होंने अन्य ज़िलों को भी इससे सम्मिलित कर लिया गया है। हमारा ये कहना है कि पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति या मैदानी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए ये बहुत अव्यावहारिक है और इससे जो आम जन है उनको अपने नक्शे पास करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही है। जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें स्पष्ट है कि जो इसके प्रावधान किए गए हैं इतने कठोर हैं, इतने जटिल हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना नक्शा नहीं पास करवा सकता। अगर नक्शा पास भी करवा देगा मकान नहीं बना सकता है। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है कि अगर कोई भी किसी मोहल्ले में जहाँ जहाँ साइकिल नहीं जा पाती है वहाँ पर अगर वो आवासीय भवन बनाएगा तो उसको वहाँ पर 2 मीटर का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। अगर वो कॉमर्शियल बनाएगा उसी मोहल्ले में तो वहाँ पर उसको वहाँ पर उसको 4.5 मीटर का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। और अगर वहाँ पर भवन बनाएगा उस मोहल्ले में तो उसको वहाँ पर कार पार्किंग का प्रावधान रखना पड़ेगा अनिवार्य। जहाँ पर स्कूटर नहीं जा रहा है, जहाँ पर साइकिल नहीं जा रही है तो वहाँ पर कार पार्किंग कहाँ जाएगी, कार कहाँ जाएगी और उसका कहाँ पे कार पार्किंग बनाएगा करके। इसके साथ साथ जो सबसे मुख्य है कि नगरपालिका का जो 1916 का अधिनियम है उसमें आज तक सारे नक्शे नगरपालिका के अधीन होते थे, वो पास होते थे।
और बहुत न्यूनतम शुल्क में होते थे। और आज जब से प्राधिकरण लागू हुआ है तो 50-60 हज़ार रुपये का लग रहा है, उसमें लेबर सेस लग रहा है, डेवलपमेंट चार्जेस लग रहे हैं, विभिन्न प्रकार के शुल्क लग रहे हैं। और उसके साथ जो अंडर द टेबल जो कार्यक्रम हो रहा है तो उसका नक्शा 1.5-2 लाख में पास हो रहा है। एक और नगर पालिका की जो वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, बहुत सारी नगर पालिका की, उन पर वित्तीय भार पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो उसका राइट था नक्शा पास करने का, जो सुविधा थी जनता की, उससे वो वंचित हो रहा है। उसके साथ साथ जहाँ तक है अन्य नगर पंचायत नगर पालिकाओं को तो बहुत ही नुकसान हो रहा है, लेकिन अल्मोड़ा नगर पालिका की स्पेसिफिक मैं कर रहा हूँ कि उसको 40 से 50 लाख रुपया प्रति वर्ष का नुकसान हो रहा है। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। देहरादून से बड़ी जानकारी यह है कि सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों का धरना शुरू हो गया। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और धरने पर बैठे खटीमा से विधायक हैं भुवन कापड़ी, जो कि धरने पर बैठ चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई से जांच कराने की वो मांग कर रहे हैं और इस विषय को लेकर अब वो अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। देखिए विधानसभा के बाहर किस तरीके से वो धरना दे रहे हैं। सदन के दौरान आज भी गर्माहट। उत्तराखंड चयन आयोग जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जीरो टॉलरेंस की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस भ्रष्टाचारी आयोग को संरक्षण दे रही है। युवा सड़कों पर है, हमारा युवा प्रदेश है, 22 साल का युवा प्रदेश है, हमारा युवा मुख्यमंत्री है और युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर रहा है, पुलिस उस पर लाठियां बाज रही है। और जब उस भ्रष्टाचारी आयोग के खिलाफ हम सबूत के साथ आपको दे रहे हैं तो सरकार उसमें जो है कि कोई कार्रवाई नहीं करती। हमने ये मांग करी, संज्ञान नहीं ले रही। सीबीआई जांच की हमने मांग करी है और साथ ही एक सर्वदलीय विधायकों कमेटी बनाई जाए जो उसके गहराई से उसकी जांच हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज राणा इस वक्त जुड़ चुके हैं, क्योंकि बजट सत्र का तीसरा दिन है और किन मुद्दों पर हंगामा हो रहा है, क्या नाराजगी है, वो बताएंगे। पंकज, लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों को विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। सड़क पर एक तरफ ईडी जो पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से, उसको लेकर विरोध जाहिर किया जा रहा है। सदन की क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल जो है, देखिए सदन के भीतर भी आज जो विपक्ष का रुख है वो काफ़ी आक्रामक नजर आया है। यूके SSS में जो धांधली हुई है उसका आरोप लगाकर विपक्ष के तमाम विधायक सदन के बाहर धरने पर बैठ गए थे। ये कल भी एक सवाल लगाया गया था जो खटीमा के विधायक है भुवन कापड़ी की ओर से। उन्होंने मांग की थी कि जो यूके SSS में पिछले दौरान भर्तियाँ हुई हैं उस पर सीबीआई जाँच की जानी चाहिए, लेकिन कोई आश्वासन सदन की ओर से विपक्ष को नहीं मिला था। उसके बाद आज ये तमाम विधायक धरने पर बैठ गए थे। एक तरफ दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि एक तरफ सदन के बाहर तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो भाजपा के कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ईडी मामले को लेकर, लेकिन सदन के भीतर अगर देखा जाए तो यहाँ भी तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सरकार पे हमलावर हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री के तमाम सवाल लगाए गए थे तो स्वास्थ्य के तमाम मुद्दों को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। सदन के भीतर जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश में है, चाहे चारधाम यात्रा की व्यवस्था की बात हो या सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, उसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। कल जो कैबिनेट मंत्री थे चंदन रामदास, उनकी तबीयत बिगड़ी थी, उनको दून अस्पताल में रेफर किया गया था, लेकिन वहाँ हृदय रोग विशेषज्ञ न होने की वजह से उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया। ये मुद्दा भी सदन में उठाया गया है कि जब मंत्री को ही सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है तो आम जनता को इलाज कैसे मिलेगा। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी सदन के भीतर आपदा से संबंधित एक मामला उठाया गया है। धारचूला के जो विधायक हैं हरीश धामी, उन्होंने सरकार से मांग की है कि अभी 2 दिन बाद जो 20 तारीख से प्रदेश भर में मानसून सीजन शुरू हो जाएगा, आपदा से बचने के लिए सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं। जो अति संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर सरकार हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करे, वहाँ पर पूरी तरह से जो व्यवस्था है, जो ऐसे लोग हैं जिनको दिक्कतें होती हैं वो तब व्यवस्था को चाकचौबंद किया जाए। ये आपदा की तरह से कोशिशें की हैं, तो इस तरह की मांग की गई है। ये अभी सदन के भीतर कार्रवाई चल रही है। कोशिश की जा रही है कि सभी विधायक और जो कांग्रेस के नेता हैं वो सरकार पर हमलावर रहें और खासकर जो आपदा की जो घटनाएं होती हैं, जो अभी ऐसा मानसून सीजन आने वाला है, उसको लेकर सरकार एक ठोस नीति बनाए ताकि आने वाले दिनों में कोई दिक्कत ना हो जाए। बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और बजट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा ने। आप भी सुनिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। सीएम साहब, बजट को लेकर क्या आप मैसेज देंगे, किस तरह? देखिए, ये बजट हमारा उत्तराखंड को आने वाला जो दशक है हमारा उत्तराखंड का दशक हो और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन उत्तराखंड के लिए रखा है और उनके विजन के अनुरूप इस बजट को बनाया गया है। इस बजट में सारी चीज़ें समाहित की गई हैं। सर्वग्राही है, सर्वस्पर्शी है और हर वर्ग के उत्थान के लिए है और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए है। इसमें हमने पलायन हो या कूड़ा प्रबंधन हो, इकोलॉजी, इकोनॉमी,
दोनों का बराबर संतुलन करते हुए इस बजट में सभी वर्गों के लिए हमने प्रावधान किया है। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, खेल, बागवानी, हर क्षेत्र के लिए बजट में व्यवस्था है। दीपक सर ये कह रहा है बार बार कि मंत्री सवालों का जवाब स्पष्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होमवर्क पूरा नहीं हो पा रहा, क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी बहुत सारे जो सवाल हैं वो सप्लीमेंट्री के रूप में जो आ रहे हैं, निश्चित रूप से अभी क्योंकि पहला सदन है और अच्छा होगा निकट भविष्य में और बढ़िया होगा। धन्यवाद। एबीपी गंगा से बातचीत करें। आप तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बजट पूरी तरह से जनता के सापेक्ष बनाया गया है और ये पूरी तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सापेक्ष तैयार किया गया है और जो भी होमवर्क मंत्रियों का है उसमें आगे भी और अच्छी तरह से इसको किया जाएगा ताकि विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया जा सके। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी। और अब बड़ी खबर देहरादून से है, जहां सदन के पटल पर रखे गए 3 विधेयक। उत्तराखंड यूपी जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2022 पास हुआ। उत्तराखंड अग्निशमन और आपात सेवा के साथ ही अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक 2022 पास हुआ है। लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्री उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन संशोधन विधेयक 2022 भी पास हो चुका है। सदन में ध्वनि मत के साथ तीनों विधेयक को पास किया गया। तो सदन की पटल पर आज 3 विधेयक रखे गए थे जो कि पास हो चुके हैं ध्वनि मत से। तो कांग्रेस कह रही है कि सरकार के मंत्री होमवर्क किए बगैर ही सदन में पहुंच रहे हैं, जिससे विधायकों के सवालों का सही से जवाब नहीं मिल पा रहा। उधर भाजपा सरकार के मंत्री इन आरोपों पर सफाई भी दे रहे हैं। प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है वो खुद ही बीमार है और जब परिवहन मंत्री जी असहज हुए, उनको दून मेडिकल कॉलेज वहाँ ले जाया गया और वहाँ पर हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं था। ये हालत, ये स्थिति जब राजधानी के अंदर है तो फिर चार धाम में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होंगी आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है और उसके इतर जो है सरकार प्रदेश के अंदर 539 जो फार्मासिस्ट के पद थे उनको समाप्त करने जा रही है। तो इससे बड़ा गंभीर विषय दूसरा और क्या हो सकता है? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि हर सवाल का जवाब दिया जाता है और पूरे देश में जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो मैक्सिमम 3 अनुपूरक प्रश्न उसके साथ पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ 5-5 भी पूछ लेते हैं, हम उनका भी जवाब देते हैं। कोई 7-7 भी पूछ लेते हैं तब भी हम जवाब देते हैं। अब मेरा कहना है कि सरकार ने इतने काम कर दिए हैं कि विपक्ष के पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो उनको सदन के बाहर यही कहना है कि साहब उत्तर नहीं दिए जाते हैं। एक सवाल का उत्तर दिया जाता है और ये तो संसदीय कार्य मंत्री जी और हमारे जितने विभागों के मंत्री हैं जिनके भी प्रश्न आते हैं वो एक-एक करके जवाब देते हैं। और अब अगली बड़ी खबर विकास नगर से है, जहां NH 707 पर कंपनी की दिखी है लापरवाही। और आपको बताएं कि टोंस नदी में डाला जा रहा है मलबा। साथ ही जानकारी इस बात की है कि मलबा डालने की वजह से अब लोगों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि धूल का गुब्बार उड़ता जा रहा है। बरसात के सीजन में नदी से तबाही हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी देखिए। विकास नगर की ये तस्वीरें हैं, टोंस नदी में मलबा डाला जा रहा है और DCC कंपनी की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। मलबा डालने की वजह से धूल का गुब्बार उड़ते जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भी परेशानी हो रही है और साथ ही साथ बरसात के मौसम में बड़ी तबाही हो सकती है। उत्तरकाशी में गंगोत्री से गौमुख तक तेजी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर और वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर की तेजी से पिघलने पर चिंता भी जाहिर की है। दरअसल जनपद उत्तरकाशी में खूब गर्मी है और इस बीच गंगोत्री से लेकर गौमुख तक जो ग्लेशियर गल रहे हैं, जो पिघल रहे हैं, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वैज्ञानिकों की तरफ से उनका कहना है कि ये चिंता का विषय है। यहाँ पे हमने देखा है कि इस जो मौसम में बहुत ही बदलाव आ रहे हैं। जैसे इस बार मई में अच्छी बारिश हुई, जून में 15 दिन से बारिश नहीं हो रही है। अधिकतर हम तो हमारा पूरे कोर्स में ग्लेशियर में ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं। और इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा है कि प्राकृतिक जल स्रोत सूखने की कगार पर हैं और ऐसे में कितनी ही जल स्रोत हैं जो कि करीब करीब पूरी तरीके से सूख चुके हैं। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड में इस बार गर्मी ने पिछले कई साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तपती गर्मी ने सूबे में पानी का बड़ा संकट पैदा कर दिया है। पूरे प्रदेश में करीब 2500 प्राकृतिक जल स्रोत सूखने की कगार पर पहुंच गए। दून में तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 90% तक पानी की किल्लत हुई है। देहरादून के आसपास के क्षेत्र में 142 कुदरती स्रोत हैं, जिनमें से 17 जल स्रोत ऐसे हैं जो करीब 50% सूख चुके हैं, जबकि 62 जल स्रोत ऐसे हैं जो 60 से 75% तक सूख चुके हैं। करीब 43 जल स्रोत ऐसे हैं जो 75 से 100% तक सूख चुके हैं। जल संस्थान के अधिकारी इसकी सबसे बड़ी वजह भीषण गर्मी को मानते हैं। जो नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं उनमें ग्रीष्मकाल में जब गर्मी बढ़ती है तो पानी का स्राव भी कम होता है और उधर आम जनता में डिमांड बढ़ जाती है पानी की, तो एक गैप तो क्रिएट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो सोर्सेज वगैरह होते हैं वो हम अपने ग्रीष्मकाल में उनके मेजरमेंट वगैरह भी करते हैं। जल संकट का ये आंकड़ा देहरादून का है। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी स्थिति ठीक नहीं है। राज्य में ये आंकड़े भी कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले हैं। ये आंकड़े चिंता पैदा कर रहे हैं। राज्य में 50% तक सूखने वाले स्रोतों की संख्या करीब 732 है, जबकि 1290 जल स्रोत ऐसे हैं जो 60 से 75% तक सूख चुके हैं। 500 जल स्रोत ऐसे हैं जो 75 से 100% तक सूख चुके हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पेयजल संकट हो रहा है। इसका कारण ये है कि क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स हैं। जाड़ों की वर्षा नहीं हुई और मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नज़दीक होने की वजह से जियो टेक्टोनिकल एक्टिविटी हो रही है। जल की जो प्लेटें हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, तो जल स्रोत पहले कहीं और थे, अब कहीं और हो रहे हैं। जंगलों की आग का लगातार बढ़ना और क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स की वजह से जाड़ों की वर्षा न होना उत्तराखंड में पेयजल संकट को बढ़ावा देता है। राज्य में जिन स्रोतों में पानी की कमी आई है उनमें खासकर बरसाती नाले और झरने शामिल हैं। पिछले 2 सालों में बारिश का मौसम ठीक रहा था, बीच बीच में बारिश होती रही, तो उसी हिसाब से स्रोतों के स्राव का डिस्चार्ज जो है कम होना जो है वो कम हो जाता है, मतलब बड़े स्टेबल रहता है। इस बार गैप ज़्यादा आ गया बारिश में, तो स्राव तेज़ी से कम हो रहा है। ये आंकड़े बताते हैं कि इंसान को अब सचेत होने की जरूरत है। जरा सोचिए, जिस प्रदेश से कई नदियां निकलती हैं, अगर वही प्रदेश पानी की किल्लत से जूझता है तो इससे बड़ी चिंता की बात भला क्या हो सकती है। प्राकृतिक जल स्रोतों का सूख जाना अपने आप में कोई छोटी चिंता का विषय नहीं है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो आने वाले वक्त के लिए अभी से आगाह कर रही है। ज़रूरत है कि जहां आम आदमी पानी की बर्बादी से बचे, वहीं सरकार जल संचय की बड़ी योजनाओं को लेकर धरातल पर उन्हें साकार करने का काम करे, क्योंकि जिस तरीके से प्राकृतिक जल स्रोत सूख रहे हैं, ये आने वाले वक्त के लिए आगाह करते हैं कि जल त्रासदी जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। और अभी से नहीं चेता गया तो आने वाला एक बड़ा जल संकट हम सबके सामने होगा। अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।